हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं अबाउट components of ecosystem, जिसमें we have studied there are 4 components: productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. And in this particular video we will cover the second component, that is decomposition. प्रोडक्टिविटी हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। अब आज बारी है पढ़ने की अबाउट डिकम्पोजिशन। क्लियर? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, वी हैव डन इट। सेकंड डिकम्पोजिशन, जिसे हम आज डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड इज एनर्जी फ्लो, एंड लास्टली वी हैव न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स भी फर्दर और वीडियोस में कवर कर लिए जाएंगे, बट फॉर टुडे वी हैव टू स्टडी डीकम्पोजिशन इन डिटेल। सो व्हाट इज डीकम्पोजिशन? सबको पता है मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या मतलब है इसका? कि यू हैव अराइजन फ्रॉम द सॉइल इन द सेंस कि चाहे हर्बीवोर हो चाहे कार्निवोर हो, अल्टीमेटली किस पर डिपेंडेंट है? ऑटोट्रॉप्स पे, दैट मीन्स प्लांट्स पे। बिकॉज जो इनऑर्गेनिक मैटर हमारे नेचर में प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना, ताकि हम सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स उसको यूज़ कर पाएँ, कंज्यूम कर पाएँ, ये सारा काम सिर्फ प्लांट्स ही कर पाते हैं। अब तुमने प्लांट्स को, और प्लांट्स कैसे सर्वाइव करना है? बाय टेकिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तुमने सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट लेके प्लांट बड़ा हुआ, प्लांट को तुमने खाया, तुम ग्रो करे और अल्टीमेटली तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब डेथ होने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अलग अलग रिलीजन में आफ्टर डेथ अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। इफ़ यू आर हिंदू तो योर बॉडी विल बी बर्न्ड, ठीक है, आपको जलाया जाएगा। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको दफनाया जाएगा। अगर आप क्रिश्चियन हो तो सेम, आपको एक कॉफिन के अंदर दफनाया जाएगा। And about 6, I legit have no idea, so I'm really sorry. But in different religion, what is ultimately done? क्या लगता है आपको, क्या कर रहे हैं? आपने 5 तत्व सुने होंगे, द तत्व। अल्टीमेटली आपकी बॉडी को उन तत्व के पास ही रिटर्न कर दे रहे हैं। एयर, वाटर, सॉइल, है ना, एयर, वाटर, सॉइल एंड 2 मोर। ठीक है, तो ये सब जो है आपकी बॉडी अल्टीमेटली सॉइल के पास ही चली जा रही है। अब अगर आपको बर्न किया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर बर्न्ड, तो मतलब कि ऑल द ऑर्गेनिक मैटर दैट वॉज प्रेजेंट इन योर बॉडी वो ऐश बन गया, ऐश, ठीक है, राख। और ऐश बन के वो कहाँ गया? वो सारा का सारा सॉइल में गया, एंड सॉइल ने वापस से सारा ऑर्गेनिक मैटर उससे एब्जॉर्ब कर लिया। अगर आपको दफनाया गया तो आप पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया और फंजाई, काफ़ी सारे फंजाई ने एक्शन किया और आपकी बॉडी को डिकम्पोज करके सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर वापस से सॉइल को पहुंचा दिया। नाउ दिस ऑर्गेनिक मैटर विल बी अगेन टेकन अप बाय प्लांट्स एंड यूज्ड फॉर फर्दर थिंग्स। तो डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोजिशन होता है कि इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हो, आपकी बॉडी भी पूरी ऑर्गेनिक है। इन ऑर्गेनिक चीज़ों को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? प्लांट्स के पास है। हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है, तो हम यूज़ भी करते हैं ऑर्गेनिक मैटर एंड वी आर इंटायरली कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय डिकम्पोजर्स इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो भाई जो डिकम्पोजर्स का एक्शन होता है वो क्या कर रहा है? वो इन शॉर्ट ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कैसा है? काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर रहा है इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। What are the role of decomposers? Role of decomposers is to convert, मतलब process का ही नाम decomposition है, and the living organism participating in that process are referred to as decomposers. So what is the process? It is the breakdown of complex organic matter by decomposers into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients. Am I clear to you? Decomposition क्या होता है, समझ में आ गया? तो किसी भी complex सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, दैट इज इट. इट इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस. तो हमेशा याद रखिएगा जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वो एरोबिक है कि एनारोबिक. तो इट इज अ एरोबिक प्रोसेस बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर डीकम्पोजिशन. आप बिना ऑक्सीजन के डीकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं होगी. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डीकम्पोजिशन भी नहीं होगा. तो इट इज एन एरोबिक प्रोसेस. नाउ रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड डिट्राइटस. अब तुमको ये समझ में आ गया डीकम्पोजिशन होता क्या है, करते कौन है, डीकम्पोजर्स करते हैं. लेकिन किस चीज का डीकम्पोजिशन होता है, वो क्या सब्सटेंस है जिसको ब्रेक डाउन करना है. तो ऑल द सब्सटेंस दैट इज बीइंग डीकम्पोज्ड, जो भी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन होना है, दैट ऑल दैट सब्सटेंस इज रेफर टू एज डिट्राइटस. क्या बोलते हैं उस कार्य सब्सटेंस को हम लोग, डिट्राइटस. और डिट्राइटस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऑल द डेड प्लांट्स रिमेन. कोई भी प्लांट मर गया तो इट विल बी अ डिट्राइटस. डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कोई भी अगर उसकी डेथ बॉडी है, डेड रिमेन्स हैं, दैट आर रेफर टू एज डिट्राइटस. ऑल्सो फीकल मैटर, जो वेस्ट होता है फ्रॉम एनी एनिमल, इट ऑल्सो फॉल अंडर डिट्राइटस. तो डिट्राइटस में बेसिकली क्या तीन चीज़ें आ जाएंगी जो आपके बुक में मेंशन है और आपको लर्न रखना है. एनी डेड पार्ट ऑफ द प्लांट or any remains of the plant, any dead remains of animal and fecal matter. So all this constitute detritus. ये मिलकर क्या बना लेता है, ये मिलकर बना लेता है detritus. And what is detritus? Detritus is the substance जिस पर decomposers काम करेंगे और उस substance का break down करके convert करेंगे it into organic, from organic into inorganic matter. Am I clear to you? तो किस चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है, डिट्राइटस का डिकम्पोजिशन होता है. Now let's move forward and see the steps of decomposition. So there are 5 steps in the process of decomposition. Number 1, fragmentation. नाम के साथ काम भी याद करते रखो. फ्रेगमेंटेशन, नाम से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है बताओ क्या होगा. सबसे पहले तुम क्या सोच पा रहे हो फ्रेगमेंटेशन से. आपको फ्रेगमेंटेशन से सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए, ये बहुत सारा पाइल ऑफ डेट्राइटस है. ये जो व्हाइट कलर हमारे ड्रॉ करा ये पूरा क्या है, ये डेट्राइटस है. ठीक है, डेट्राइटस है. अब ये डेट्राइटस का क्या होगा, सबसे पहले अगर किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिकम्पोजर्स को इस पर काम करना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा ना. पहला तो प्रोसीजर ही यही होगा कि ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स. That process is referred to as fragmentation. अब जब fragments में तोड़ लिया तो उसके बाद हम करेंगे leaching. What will be in leaching? All the insoluble salts, जो भी ऐसे salts जो precipitate हो सकते हैं, वो सारे salts का absorption हो जाएगा. सारे salts का इस detritus में से absorption हो जाएगा. That is known as leaching. The second step. Third step is catabolism. What do you understand by catabolism? Breakdown. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, कैटाबॉलिज्म, द थर्ड स्टेप. देन फोर्थ स्टेप, ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमस प्रेजेंट इन सॉइल विल एक्ट ऑन दिस डेट्राइटस एंड डू समथिंग, देखेंगे अभी क्या. ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप इज ह्यूमिफिकेशन. लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन. तो क्या होता है मिनरलाइजेशन, ये भी हम डिटेल में अभी देखेंगे. तो what are the 5 major steps of decomposition? Number 1, fragmentation. Number 2, leaching. Number 3, catabolism. Number 4, humification. And number 5, mineralization. पांचों स्टेप के नाम तो एटलीस्ट याद हो गए होंगे ना. वेरी गुड. चलो अब आगे चलते हैं और एक एक स्टेप को डिटेल में देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की. तो भैया नाम से ही वो क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन. आप डेट्राइटस को बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दोगे. आप नहीं करोगे, कौन करने वाला है ये, एनी बैक्टीरिया और फंजाई विल डू सो. कोई भी डिकम्पोज जो होगा लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई वो ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डेट्रीवोर्स. तो डेट्रीवोर्स कौन होते हैं, detrivores are the organism which who somewhat feed on detritus or soil. soil पे भी जो feed करते हैं, बेसिकली करेक्ट टर्म इज detritus, जो feed करते हैं detritus पे. बट अगर ऐसे बहुत ही lame लैंग्वेज में बोलना हो तो detrivores are the organism that feed on soil. मिट्टी खाते हैं, जो मिट्टी
कौन खाता है मिट्टी? अर्थवॉर्म खाता है मिट्टी। तो फर्स्ट स्टेप फ्रेगमेंटेशन, बहुत इजी स्टेप है, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली जो पूरा डेट्राइटस है उस पर कोई भी डेट्रीवोर्स काम करेगा और पूरे के पूरे डेट्राइटस को स्मॉल 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 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्लियर हो गया, नथिंग मोर, बस सिंपल एक्शन ऑफ डेट्रीवोर्स एंड स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग ऑफ द डेट्राइटस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। एग्जांपल क्या होता है डेट्रीवोर्स का? अर्थवॉर्म। क्लियर? ओके, चले आगे सेकेंड स्टेप देखें। नाउ सेकेंडली वी हैव लीचिंग। सेकेंड स्टेप क्या होती है? लीचिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीचिंग? क्या होता है लीचिंग? वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salt. अब डेट्राइटस में जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो कैसे हैं? विच आर वाटर soluble। डेट्राइटस में जो भी अब भाई डेट्राइटस आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था ऑर्गेनिक होता है, तो क्या उसमें इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा उसमें इनऑर्गेनिक? अरे होगा भैया, होगा। तो जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ क्या होता है, और वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो सॉइल में नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। दे जस्ट गो प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट एंड दे प्रेसिपिटेट एज सॉल्ट्स। तो डेट्राइटस में जो भी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है उसके साथ क्या हो रहा है? वो वाटर में अगर सॉल्युबल है तो उसके साथ में घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा एज अनअवेलेबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेट हो गया, अलग हो गया। क्लियर हुआ? तो चलो ऑर्गेनिक वाला तो आपको समझ में आ रहा है। जो भी डेट्राइटस का मैं बोल रही हूँ, ये डेट्राइटस है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस हैं। ये जो ऑर्गेनिक वाला है इस पे तो डीकम्पोजर्स काम करने वाले हैं और इसको कन्वर्ट कर देंगे अभी किसी भी चीज़ में जिसमें भी फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन जो थोड़ा बहुत अमाउंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का है उसके साथ क्या होगा? तो अगर ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल हैं तो ये चले जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज सॉल्ट्स, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज सॉल्ट्स, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। This process is known as leaching and this is the second step in the process of decomposition. Clear? हो गया? चलें आगे, ठीक है। तो you are done with fragmentation and leaching. थर्ड स्टेप अब हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म। तो बहुत सारी बार ये वर्ड सुना है कैटाबॉलिज्म, बट हमेशा जब भी कैटाबॉलिज्म सुना था इट वॉज ऑलवेज विद एनाबॉलिज्म। मतलब हाँ, जनरली मेटाबॉलिज्म पढ़ाते हैं, फिर मेटाबॉलिज्म में बोल देते हैं एक होता है, मेटाबॉलिज्म पढ़ाते हैं ऐसे करके मेटाबॉलिज्म, और फिर बोल देते हैं एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ऐसे करके कुछ समझा देते हैं। एनाबॉलिज्म होता है कोई भी छोटी छोटी चीज़ का कंबाइन होके बड़ी सी चीज़ बन जाना। कैटाबॉलिज्म होता है बड़ी सी चीज़ का टूट के छोटी छोटी चीज़ बन जाना। ये डिफरेंस होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये उनके लिए है जिनको नहीं पता था। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटाबॉलिज्म एंड डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन में कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? अगर ये बोलना चाह रहा है कि बड़ा सा चीज़ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटेगा तो वो तो ऑलरेडी फ्रेगमेंटेशन में हो चुका है। तो यहाँ क्या होने वाला है कैटाबॉलिज्म में? चलिए देख लेते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। अब यहाँ पर कैटाबॉलिज्म में भी ब्रेक, इसको इरेज कर रही हूँ मैं, यहाँ भी कैटाबॉलिज्म में भी यहाँ बात चल रही है ब्रेक डाउन की। बट किस चीज़ का ब्रेक डाउन? कैटाबॉलिज्म में जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो हो रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी डेट्राइटस में है, इन डेट्राइटस उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू सिंपल ऑर्गेनिक। समझ में आ रही है कहानी? तो यहाँ जो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है उसमें क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम। तो बैक्टीरिया एंड फंगस का एक्शन अब स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कन्वर्टिंग दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटीरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
and this process is referred to as catabolism. So clear with catabolism, क्या हो रहा है catabolism में, समझ आ गई सबको कहानी. Now what is fourth step in decomposition? Fourth step is humification. Now what do you understand by humus? अगर आप बात करो तो सॉइल जो होती है, सॉइल ब्लैक कलर की क्यों दिखती है? बिकॉज सॉइल में देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस, amorphous substance which is known as humus. There is a substance known as humus or humic acid. It is accumulated in soil. Dark amorphous substance in soil. तो humus कहाँ present होता है? Humus is present in soil. तो what you have just learned that humus present in, कहाँ present होता है? Present in soil. सॉइल में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट, ह्यूमस इज रेजिस्टिंग टू माइक्रोबियल एक्शन एंड डीकम्पोजेस वेरी स्लोली. अब जो ह्यूमस है उस पे माइक्रोबियल एक्शन इतनी जल्दी से नहीं होगा. ह्यूमस का रेट ऑफ डीकम्पोजिशन बहुत बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे डीकम्पोज होता है, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होगा. अब बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट. कोलॉइडल नेचर का है तो भाई रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव करता है. तो पहले तो ह्यूमस के बारे में कुछ बात याद रख लो. क्या बात याद रख लो भाई? पहली चीज तो कहाँ प्रेजेंट होता है ह्यूमस? डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सॉइल में, ठीक है. सेकेंड चीज आपको क्या याद हुई? उस पर ह्यूमस पर माइक्रोबियल एक्शन इतना इजीली नहीं होता. इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन. सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, it decomposes it very slowly at very slow rate. उसका जल्दी, ह्यूमस का जल्दी डिकम्पोजिशन भी नहीं होता. लास्टली आपने क्या देखा? ह्यूमस का नेचर कोलॉइडल होता है, कोलॉइडल नेचर है. दैट इज वाई इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है. तो ह्यूमिफिकेशन का क्या मतलब है? ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस और डेट्राइटस का एक्शन. Detritus will combine with humus present in the soil. अब उससे क्या हो रहा है? देखो ना उससे क्या होगा. पहली चीज तो क्या हो जाएगी भाई? रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के. दूसरा, डिकम्पोजिशन स्लो रेट पे होता है. और तीसरा, इट इज अबंडेंट इन न्यूट्रिएंट, अबंडेंट इन न्यूट्रिएंट. तो न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो गई, न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो गई. सो क्लियर विथ ह्यूमिफिकेशन. एंड लास्ट स्टेप इज mineralization. It is the release of inorganic nutrient due to the degradation of humus by some microbes. अब फोर्थ स्टेप जो ह्यूमिफिकेशन था उसमें आपने अभी ये देखा, क्या देखा आपने? कि ह्यूमस और डेट्राइटस कंबाइन कर जाएंगे, एक्शन हो जाएगा ह्यूमस का ऑन डेट्राइटस. अब लास्ट स्टेप जो होगी मिनरलाइजेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनरलाइजेशन? रिलीज कर देना. इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. अब जो भी कन्वर्जन हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, कन्वर्ट हुआ था ना, सारा ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया था. तो ये जो भी कन्वर्जन हुआ था इन कैटाबॉलिज्म, इन दिस मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा? वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक मैटर रिलीज कर दिया जाएगा. अब रिलीज करवाने के लिए किसका डिग्रेडेशन करना पड़ेगा? जल्दी बताओ. डिग्रेडेशन करना पड़ेगा हमको ह्यूमस का. बिकॉज सारा का सारा जो डेट्राइटस है वो किसके साथ में है? सारा का सारा जो डेट्राइटस है वो ह्यूमस के साथ में बाइंड हो चुका है इन द स्टेप ह्यूमिफिकेशन. तो इन लास्ट स्टेप मिनरलाइजेशन में क्या किया जाता है? मिनरलाइजेशन हिंदी में याद रखो, मिनरलाइजेशन में ये होता है कि जो ह्यूमस है उस पर माइक्रोब्स एक्शन करते हैं और सिंपल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हटा के वापस से प्लांट्स के लिए अवेलेबल करा देते हैं. तो रिलीज करवा देना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाय decomposing humus, by degrading or by decomposing humus. Humus का breakdown करके inorganic nutrients को release कराना, that is known as mineralization. That process is known as mineralization. Clear हुई कहानी? So what were the 5 steps of decomposition? जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Fragmentation, simply fragments में break करना. सेकेंडली लीचिंग. लीचिंग में क्या होता है? जो भी इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज सॉल्ट. थर्ड स्टेप कैटाबॉलिज्म. क्या होगा कैटाबॉलिज्म में? कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फोर्थ स्टेप ह्यूमिफिकेशन. डेट्राइटस, ह्यूमस एक्ट्स विद डेट्राइटस एंड न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. लास्टली मिनरलाइजेशन. ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे.
So this is everything about decomposition. How decomposition occur? What were the steps in the process of decomposition? ये हमने अभी सीखा. क्लियर? चले आगे. बहुत ही बढ़िया. अब कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. प्लांट है, अ ट्री, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का. देख लेते हैं क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें. अ ट्री ग्रो इन द सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड. पेड़ है, पेड़ उगा, पत्ती गिरी. सम आर ईटन बाय इंसेक्ट, द एनिमल न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी टू एंटर द फूड वेब. अब भाई पत्ती गिरी तो कुछ कीड़े मकोड़ों ने भी खाया, कुछ अपना वो जाके फूड वेब में एंटर हो गए. बाकी सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन. अब यहाँ पे लीचिंग वाली स्टेप हुई. फ्रेगमेंटेशन तो हुआ क्योंकि माइक्रोब्स ने आके एक्शन स्टार्ट कर दिया, तो फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया. सेकंड स्टेप क्या हुई? लीचिंग हुई. अब यहाँ पे आओ तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, साथ साथ में ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में और कहाँ से आया? लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर. अब वो लिटर या डेट्राइटस में कन्वर्ट होने लगा लीफ. एंड फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई. कुल मिला के सारी प्रोसेसेस हो रही हैं. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सीधे सीधे कैटाबॉलिज्म. और अब जो सॉइल है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर पूरी प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया. एंड जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है, इट इज नाउ अगेन अवेलेबल फॉर प्लांट. सो दिस इज हाउ साइकिल ऑफ डिकम्पोजिशन वर्क्स. क्लियर? अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं? जैसे कि पहला फैक्टर जो होता है, इट इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस. जो भी डेट्राइटस है जिस पे डिकम्पोजर्स को काम करना है, एक्शन करना है, उस डेट्राइटस का नेचर कैसा है, केमिकल नेचर क्या है. फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन इज स्लो in detritus rich in lignin and chitin. If detritus is rich in lignin and chitin, अगर कोई detritus है उसमें lignin और chitin ज़्यादा है. chitin कहाँ होता है? chitin फंजाई के सेल वॉल पे होता है, और chitin कई सारे इंसेक्ट्स में होता है, इंसेक्ट्स की वॉल्स में. तो अगर detritus है उसमें lignin और chitin का अमाउंट ज़्यादा है, तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो कैसा होगा? वो स्लो होगा. बिकॉज लिग्निन और काइटिन ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका ब्रेक डाउन इतना ईजिली नहीं हो पाएगा. हार्ड सब्सटेंसेस हैं. दैट इज व्हाई डिकम्पोजिशन विल बी स्लो. और अगर हम बात करते हैं, अगर डेट्राइटस जो है वो रिच है नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर, और अगर डेट्राइटस है उसमें शुगर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुगर्स हैं, नाइट्रोजन है, तो क्या होगा? तो उस डेट्राइटस का जो रेट है डिकम्पोजिशन का वो फास्ट होगा, वो जल्दी होगा, क्विक होगा. तो पहला फैक्टर जिस पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है, दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस. इफ डेट्राइटस हैज लिग्निन एंड काइटिन, तो कैसा होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन? स्लो. एंड इफ डेट्राइटस हैज नाइट्रोजन एंड शुगर्स, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसा होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा फास्ट. So what is the first factor on which rate of decomposition depends? It is the chemical nature of the detritus. Now secondly, climatic factors. पहला तो हो गया chemical nature, second is climatic factor. तो क्या climatic factor होते हैं? Temperature and soil moisture. Basically temperature and soil moisture. और आप भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो. कोई भी अगर decomposer है, mainly फंजाई को ग्रो करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है. अगर सूटेबल टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, तो फंजाई बहुत ही रैपिडली ग्रो कर लेती है. ठीक है, तो अब कैसे अफेक्ट करता है? वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन. अगर वार्म है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है प्लस ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, इसलिए मॉइस्चर ज़्यादा है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होता है? ऐसे इन्वायरमेंट में डिकम्पोजर्स की ग्रोथ फेवरेबल होती है. डिकम्पोजर्स जल्दी ग्रो करते हैं, और जब डिकम्पोजर्स जल्दी ग्रो करेंगे तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी हाई होगा. तो इन वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल बी हाई. And if I talk low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in build up of organic material. और अगर टेम्परेचर कम है और साथ साथ में एनारोबियोसिस है, मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है. पहली चीज़ तो टेम्परेचर कम और दूसरा ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनारोबिक कंडीशंस हैं.
तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत 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 स्लो हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो रहा है मतलब क्या चीज़ एक्यूमुलेट होती जाएगी, इकट्ठा होती जाएगी, ऑल द ऑर्गेनिक मटीरियल, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर विल जस्ट गेट एक्यूमुलेटेड, क्योंकि उसको तोड़ने वाला कोई बचा ही नहीं है, उसको वापस से सॉइल में पहुंचाने वाला जो कंडीशंस चाहिए वो है ही नहीं। So there are two factors which mainly affect the rate of decomposition. Number one, chemical nature of detritus and number two, climatic factors, जिसमें mainly आ जाता है temperature and moisture. अगर temperature और moisture ज़्यादा है तो जल्दी होगा, rate of decomposition high होगा, fast होगा, और अगर temperature कम है साथ ही साथ में anaerobic condition है, there is no oxygen, तो decomposition slowly होगा। Clear? चलो, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। छोटा सा टॉपिक था, आसान था, याद हो गया, मज़ा आ गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अबाउट एनर्जी फ्लो। तो अगर डीकॉम्पोजिशन में कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आए तो यार डाउट्स पूछ लो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।